Hello everyone. So in the previous classes, we have discussed about the tectonic movements, which were the epeirogenic, orogenic movements. उसमें हमने folding के बारे में भी पढ़ा था. So now coming on to the next movement, that is isostatic movements. तो tectonic movements के बाद में isostatic movements हैं. So ये एक broad topic endogenic forces के अंदर हमने देखा था कि first one were the tectonic forces, देन आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स और फोर्सेस और उसके बाद में यूस्टैटिक मूवमेंट्स. तो टेक्टोनिक हमने पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोस्टैटिक एंड यूस्टैटिक मूवमेंट्स. तो नाउ फर्स्ट वन इज आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स. तो आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स क्या हैं? दे आर मेंट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन द अर्थ्स क्रस्ट. तो अर्थ के सरफेस में, क्रस्ट में अर्थ के, उसका एक इक्विलिब्रियम और बैलेंस बनाने के लिए जो मूवमेंट्स एक्ट करती हैं, दीज आर द आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स. दे इन्वॉल्व वर्टिकल मूवमेंट्स. तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं अंडर द एक्शन ऑफ फ्लोटेशन डिस्प्लेसमेंट. सो फ्लोटेशन डिस्प्लेसमेंट का प्रिंसिपल जैसे हमने देखा था, हमने स्कूल में पढ़ा है कि अगर हम लोग सपोज किसी लार्ज वाटर बॉडी में कोई चीज कब तक फ्लोट करती है, जब वो अपने वेट के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करती है. तो वैसे ही अर्थ को भी हमने एक ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में माना है कि अर्थ के नीचे जो लावा है, जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या लिथोस्फेरिक क्रस्ट बोल सकते हैं, लिथोस्फेयर बोल सकते हैं, वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है. तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता है और नीचे वो जो उस मैग्मा को डिस्प्लेस करता है, उस हिसाब से उसकी हाइट में चेंज होते रहते हैं. दैट इज उसकी वर्टिकल मूवमेंट्स होती रहती हैं ऊपर या नीचे को, between the rock layers of different densities or mobility to achieve the balanced crustal columns of uniform mass above a level of compensation in which the topographic elevation is inversely related to the underlying rock density. तो अर्थ के जो लिथोस्फेयर है उसमें जो रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट है वो थिन होता है, और उनकी डेंसिटीज में भी डिफरेंस होता है. तो हमने वैसे भी देखा है अपनी लाइफ में कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होती है वो पानी में उतनी ही नीचे ज़्यादा डूबती जाती है, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा लाइट होती है वो पानी के ऊपर रहती है, तैरती रहती है. तो इस तरह से हमने देखा कि टॉपोग्राफिक एलिवेशन मतलब जो लिथोस्फेयर है उसकी हाइट ऊपर या नीचे कितनी होगी वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग रॉक डेंसिटी पे. सो इट इज इनवर्सली रिलेटेड. जितनी ज़्यादा अंडरलाइंग रॉक की डेंसिटी होगी, टॉपोग्राफिक एलिवेशन उतनी ही कम होगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा चीज़ डेंस है वो उतना ही नीचे डूबती जाती है पानी में. तो उसी तरह से लिथोस्फेयर भी वैसे ही, वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट होगी वो उतनी ही नीचे जाती जाएगी जितनी वो ज़्यादा डेंस होगी. तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट्स हैं कि अगर डेंसिटी कम हो गई तो एलिवेशन ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो एलिवेशन कम हो जाएगी. सो इसकी वजह से ये जो वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिंग डेंसिटी और मोबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रॉक लेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स. So these are the isostatic movements. Again, I'll read the definition. They involve vertical movements under the action of flotation displacement between the rock layers of different density or mobility to achieve the balanced crustal columns of uniform mass. एक uniform mass, एक balance equilibrium जनरेट करने के लिए ये रॉक्स की मूवमेंट ऊपर या नीचे वर्टिकल मूवमेंट होती रहती है above a level of compensation in which the topographic elevation is inversely related to underlying rock density. जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी एलिवेशन कम. इसको आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक वाटर बॉडी में जितनी ज़्यादा डेंस चीज़ है वो उतना ही नीचे डूबती जाएगी, जितनी लाइट चीज़ है वो ऊपर रहेगी, तैरती रहेगी. सो उसी तरह से वाटर को आप मान लीजिए मैग्मा है अर्थ का, और जो उसके ऊपर जो चीज़ तैर रही है दैट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहती है, दैट इज आइसोस्टैटिक मूवमेंट. Example is Scandinavian mountains जो हैं through the melting of the ice sheets have experienced gradual rising of the land. जो Scandinavian mountains हैं, जो they are close to the northern pole, आर्कटिक के क्लोज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, वो जो माउंटेन्स हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो आइस है वो मेल्ट हो रही है.
तो बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ दोज आइस शीट्स स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, बिकॉज अब वहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया तो जो लैंड है वो ऊपर ग्रेजुअली राइज किया है। वहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे जो वेट था, पहले आइस का वेट था वहाँ पे, साथ में लैंड मास का वेट था मैग्मा के ऊपर। अब जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है तो वो वेट कम होता जा रहा है और वो पानी बनता जा रहा है आइस। तो इसीलिए जो लैंड है वहाँ पे वो ग्रेजुअली राइज करता जा रहा है उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। वेट कम होता जा रहा है तो वो चीज़ जो लैंड मास है वो ग्रेजुअली राइज कर रहा है वहाँ पे। एंड दैट इज एविडेंट इन द सीरीज ऑफ रेस्ड बीचेस, जो वहाँ पे बीच हैं वो रेस्ड हैं। So this is an example of isostatic movement. Isostasis simply means equilibrium. Iso means same or similar. तो सिमिलर हमें एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखनी है अर्थ के क्रस्ट में। सो उसके लिए जो मूवमेंट्स हो रही हैं दीज आर आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि ये पहले क्रस्ट था, क्रस्ट के ऊपर ये ग्लेशियर था, इतनी सारी आइस जमी हुई थी तो ऊपर से इसका वेट ज़्यादा सा, फोर्स ज़्यादा लग रही थी, वेट ज़्यादा था। और यहाँ पे ये टेंशनल फोर्सेस हैं साइड्स को जा रही हैं जो। सो दिस सिंप्लीफाइड इलस्ट्रेशन शोज द crustal subsidence and subsequent rebound produced by the variations of glacier's load। तो ग्लेशियर का ऊपर लोड आ रहा है, उसकी वजह से जो क्रस्ट है वो नीचे दब रहा है, रीबाउंड हो रहा है बिकॉज वेट ज़्यादा है उसके ऊपर। तो अब बाद में क्या हुआ, इन द नॉर्दर्न कैनेडा एंड स्कैंडिनेविया आइस अकमुलेटेड एंड बेंट द क्रस्ट लेयर, जो कि फर्स्ट में हमने देखा कि क्लोज जो पोल्स के क्लोज वाले एरियाज हैं वहाँ पे आइस थी, वो आइस का वेट बढ़ गया तो उसकी वजह से जो है वो अकमुलेटेड आइस का टोटल ओवरऑल वेट बढ़ने की वजह से ये फोर्सेस नीचे को लग रही थी तो यहाँ पे क्रस्ट थोड़ा सा नीचे को बेंड हो गया। वाइल सेकेंड वाली में हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्हेन द आइस स्टार्टेड टू मेल्ट डाउन, यहाँ से आइस जो है वो मेल्ट हो गई है, अब नहीं है, तो द सर्फेस रीलोकेटेड बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अब वेट कम हो गया तो इट विल रिकॉइल बैक। वेट की वजह से ये यहाँ से नीचे आ रहा था, अब ऊपर वेट रहा नहीं तो ये वापस अपनी पोजीशन में ऊपर को जा रहा है। तो दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन स्कैंडिनेविया, इवन इन कनाडा। तो अब वहाँ पे बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो रहा है तो ये चेंजेस जो हैं ये लैंड मास में आ रहे हैं। सो दीज आर द आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन आर द यूस्टैटिक मूवमेंट्स। यूस्टैटिक मूवमेंट्स क्या है, दे इन्वॉल्व द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ द सी लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंजेस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सी वाटर और द कैपेसिटी ऑफ द ओशियनिक बेसिन। तो ये लार्ज स्केल मूवमेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड होती हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सी लेवल। तो सी लेवल की जब मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से जो ये मूवमेंट्स हो रही हैं इनको बोलते हैं यूस्टैटिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं, दो कॉजेज हैं इसके, या तो सी वाटर जो है उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है या जो ओशियानिक बेसिन है जिसमें वो सी वाटर सारा इकट्ठा हुआ है उसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। सो चेंजेस इन द सी लेवल, ये कैसे कैसे हो सकता है, द फर्स्ट वन इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सी वाटर। सी वाटर की वॉल्यूम चेंज हो गई, दैट इज वो कैसे चेंज हो सकती है, या तो देयर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा ओशियंस में ऐड हो रहा है, या सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ द ग्लेशियर्स, ज़्यादा ग्लेशियर बन रहे हैं तो ओशियन से पानी कम हो रहा है बिकॉज वो आइस बनता जा रहा है ऊपर। तो जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगी तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द सी वाटर वॉल्यूम बिकॉज जो ओशियंस है उसमें पानी की वॉल्यूम जो है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होके पानी बनता जा रहा है। सेकंड केस में क्या है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, तो जो ओशियंस का पानी है वो जम रहा है तो अल्टीमेटली जो सी वाटर की वॉल्यूम है वो कम हो रही है। तो ये दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं जिनसे देयर कैन बी अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सी वाटर। अब सी लेवल चेंज होने का दूसरा कारण क्या हो सकता है कि देयर इज चेंज इन कैपेसिटी ऑफ द ओशियानिक बेसिन्स। ओशियानिक बेसिन्स मतलब जो ओशियंस है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है उनकी कैपेसिटी या तो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो उससे भी जो सी लेवल है वो चेंज होता है। जब कैपेसिटी कम हो जाएगी तो पानी ऊपर उठ जाएगा, जब कैपेसिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी तो पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। सो ये कैसे हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ रिजेस। जब ओशन में रिजेस बनते हैं तो रिजेस आर अ काइंड ऑफ माउंटेन्स, तो जब
माउंटेन्स बन रहे हैं नीचे समुद्र में, तो समुद्र में पानी के लिए जगह कम बची, बिकॉज अब वो जगह जो पहले पानी के पास थी वो माउंटेन ने ले ली, रिजेस ने ले ली। तो जो पानी है वो ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज अब जो बेसिन है उसकी कैपेसिटी कम हो गई। या दूसरा केस हो सकता है जिसमें देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द बेसिन्स। तो बेसिन्स जो है वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका साइज बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, बेसिन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सो दीज आर द two reasons for changes in the sea level, that is change in the volume of sea water and change in the capacity of the oceanic basins. इसकी वजह से ये जो movements हो रही हैं in the sea level of the sea water, that is eustatic movements. अब इन eustatic movements को हम लोग अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ से टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो रही है, नीचे से फोर्स लग रही है ऊपर को, तो यहाँ से लैंड मास जो है वो ऊपर को जा रहा है। इस साइड से भी स्ट्रेस आ रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से भी लैंड जो है थोड़ा सा उठा हुआ है। तो अल्टीमेटली इस साइड से इधर को फोर्स आ रही है, इस साइड से भी लैंड ऊंचा हो रहा है, दोनों साइड्स पे लैंड ऊंचा हो रहा है, तो बीच वाले के पास क्या ऑप्शन है कि वो नीचे जाएगा, इट विल सबसाइड। तो यहाँ से ये लेवल जो है ये नीचे जाता जाएगा, ओशियानिक क्रस्ट जो है वो नीचे जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो बेसिन है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वाइल सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं अगर कि ये जो स्ट्रेस इस साइड से आ रही थी ये कम हो रही है, साथ में इस केस में अब फोर्स जो है वो नीचे को लग रही है, दैट इज जो लैंड है वो नीचे को जा रहा है, तो इस साइड की फोर्स भी कम हो गई, ये भी नीचे को आ रहा है, तो अल्टीमेटली इसके पास अब ऑप्शन है कि ये ऊपर जा सकता है। सो दिस इज सिंपल। अगर दोनों साइड से फोर्सेस लग रही हैं, आप लोग अगर खुद एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई चीज को हाथ में पकड़ के देखो, दोनों साइड से कंप्रेशनल फोर्स लगाओ, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब फर्स्ट केस में क्या था, दोनों साइड्स जहां से फोर्स आ रही है वो ऊंची है, तो बीच वाले के पास ऑप्शन है कि वो नीचे जाएगा। वाइल अब साइड्स वाली जो फोर्सेस हैं वो कम हो रही हैं, प्लस ये नीचे को आ रहा है, तो अब सेंटर के पास, ओशियनिक क्रस्ट के पास ये ऑप्शन है कि वो अपलिफ्ट हो सकता है, ऊपर को जा सकता है। तो इस केस में देयर इज यूस्टैटिक राइज, यहाँ पे देयर इज यूस्टैटिक फॉल, यहाँ से लैंड नीचे जा, ओशियनिक क्रस्ट नीचे जा रहा है, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह से ये ऊपर और नीचे की मूवमेंट से जो बेसिन की कैपेसिटी है उसमें भी डिफरेंस आएगा। और सपोज अगर ये रिज बनता जा रहा है, यहाँ पे एक माउंटेन बन रही है समुद्र के अंदर ही, तो उससे भी जो बेसिन है उसकी कैपेसिटी में डिफरेंस आएगा। तो अल्टीमेटली माउंटेन बनने से या कम होने से उसकी, या फिर बेसिन की कैपेसिटी बढ़ने से या कम होने से, जो सी वाटर में उसके लेवल में जो ये चेंजेस आएंगे, these are called the eustatic movements. So with this we will conclude the एंडोजेनिक मूवमेंट्स। उसमें हमने तीन तरह की पढ़ी थी, टेक्टोनिक, यूस्टैटिक एंड आइसोस्टैटिक।